नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम, उन्हीं क्वेश्चंस के आगे हम लोग चलेंगे। लास्ट टाइम जो हमारा क्वेश्चन था उसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमको देखना है कि जो आपके कथन दिए हुए हैं ए बी सी, इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है। देखिए तो जो पहला कथन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 25 डिग्री का तापांतर, यानी जो डेल्टा टी है वो कितना है, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर 45 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि ये बराबर होना चाहिए 45 डिग्री की। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, आइए इसको चेक करते हैं। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला याद करने की एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, मैंने आपको ऐसे 4 लाइन खींच करके बताई थी। यहाँ पर हमको 4 लाइन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लाइन की ज़रूरत है। उनको हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर बात कर लें तो डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाता है। जबकि जो आपका फ़ारेनहाइट है ये 212 डिग्री, कितने पर, 212 डिग्री पर ये क्या होता है आपका, उबलने लगता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जो है वो जम जाता है। यानी अगर हम लोग बात करें डिफरेंस की, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट जो डिफरेंस है ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। यानी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने के, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछ कितना रहा है कि जो डिफरेंस है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर हम लोग बात करेंगे 25 की, तो 25 ऐसे होगा 100 अपॉन 180 इंटू कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब अगर हम इनको काटना चाहें तो इनको काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 3 जा और बचा कितना यहाँ पर 5 6 जा 180। ठीक है, यानी 5 5 जा 25। अब आप इसको और भी काट सकते हैं, बट ऐसे देखें यहाँ पर 500 बाई 36। अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें तो भी किसी भी मायने में जो है 45 को आने से रहा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 126/6, ये आ जाएगा 126/6 आ जाएगा। ठीक है, तब भी अगर हम इसको और भी 125/6 आ जाएगा। इसको और अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी 45 नहीं आएगा। इट मीन्स ये जो पहला आपका ऑप्शन है ये तो गलत है। पहला आपका कथन जो है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल से गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग सेकंड जो हमारा है, सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि जो 0 डिग्री मतलब है आपका क्या है, -32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बोल रहा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है -32 डिग्री सेल्सियस से मेल खाता है, यानी उसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, C अपॉन कितना बताया था, 5 बताया था, इज इक्वल F - 32/9। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले पर हम लोग देखें, तो बोल क्या रहा है कि फ़ारेनहाइट होना चाहिए 0। फ़ारेनहाइट कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C/5 इज इक्वल 0 - 32/9। ठीक है, अब इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इनसे करेंगे तो 9C इज इक्वल 32 5 जा 160। ठीक है, 32 5 जा लगभग कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप C इज इक्वल करेंगे तो 160/9 करेंगे तो भी आपका ये माइनस तो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 32 के बराबर तो आने से रहा। आप इसको चाहे तो कैलकुलेट कर लें, 3 से कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 1 0 3 3 जा 9। तो ऑलमोस्ट ये 32 से थोड़ा सा कम ही आएगा, यानी आपका बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर सी ऑप्शन पर देखें कि तापांतर जो सेल्सियस पैमाने पर 10 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट स्केल पर 18 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका ये सी ऑप्शन होगा, आइए इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये सी ऑप्शन आपका सही कह रहा है। तो देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस के तापांतर के बराबर होता है। जी हाँ, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के।
तो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो तो कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस बराबर 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा कि सेल्सियस पैमाने पर 10 डिग्री और फ़ारेनहाइट स्केल पर 18 डिग्री क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल से सही हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन सही है तो आपको चौथा ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, अगला चलते हैं हम लोग इसमें से 53 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए आपकी क्या है डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन क्या है, 1 ग्राम पानी का तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। अब आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जल की विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, जल की विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। जल की क्या बोलते हैं हम लोग, इसे विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, और जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है सर, 1 कैलोरी। कितनी होती है सर, 1 कैलोरी। यानी 1 ग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे ही जल की क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। फिर हम लोगों ने आगे ये भी बात की थी कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है जल की ही सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का मतलब क्या कि पानी देर से गर्म होगा और देर से ही क्या हो जाएगा, पानी आपका ठंडा होगा। ठीक है, फिर एक बात और, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं तो आप बताएंगे सर 4.2 जूल होते हैं 1 कैलोरी में। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं आपके सर, 4.2 जूल होते हैं आपकी 1 कैलोरी में। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल तप्त जल की थैली में प्रयोग किया जाता है। यानी जो हॉट बैग्स होते हैं उनमें यूज करते हैं, क्या करने के लिए, हम लोग अपनी बॉडी की सिकाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो पानी होता है, जो क्या होता है आपका वाटर होता है, ये देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो देर से ठंडा होने की वजह से ही, देर से क्या ठंडा होने की वजह से ही ये हमारी बॉडी को देर तक सेक सकता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हॉट बैग्स में यानी तप्त थैलियों में किसका यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं, यह आसानी से प्राप्त हो जाता है। अरे बकवास कर रहा है। अगला है कि यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, हटाओ ये। अगला क्या है, इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है कि इसमें जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको टेक्निकल वर्ड्स खोजने होते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको टेक्निकल वर्ड मिल जाए आपको समझना है कि आंसर आपका वही है। तो जो जल की विशिष्ट ऊष्मा ये अधिक होने की वजह से, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने की वजह से ये है यूज़ होता है क्या करने के लिए, हमारे सिकाई करने के लिए। और इसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी। कितनी होती है, 1 कैलोरी होती है। हम लोगों ने अच्छे से इस बात को डिस्कस किया था। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं ज़रा सा अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ओके, अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। देखते हैं अगला क्या है। बोल क्या रहा है कि ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे गए एक बर्फ और पानी के कटोरे में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर कोई भी 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है, उसमें क्या है, पानी भी है और उसमें क्या है आपकी बर्फ भी है। पानी भी है और क्या है आपकी बर्फ भी है। तो बोल रहा है परिवर्तन क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ बर्फ पिघल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी पानी बर्फ बन जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है, जब तक आप उसे कहीं से एनर्जी नहीं दोगे। अगला क्या है, कोई बदलाव नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। जब तक आप उसे कहीं से एनर्जी नहीं दोगे तब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, अगर आप मान लो एक ये कटोरी है, ठीक है, इसमें कुछ आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, ठीक है, एक क्या है, कुछ आइस क्यूब्स हैं और कुछ इसी में पानी रखा हुआ है। ठीक है, आप जब आप इसको गर्म करोगे, जब आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे किसी भी चीज़ से दे करके, तो गर्म करने पर क्या होगा, ये जो सारे के सारे बर्फ़ हैं, ये जो सारे के सारे बर्फ़ हैं, जब तक ये गल करके पानी नहीं बन जाते हैं, जब तक ये गल करके पानी नहीं बन जाते हैं, तब तक क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं। जब तक क्या होगा, जब तक सारे के सारे बर्फ जो है वो पानी नहीं बन जाएंगे, तब तक जो इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसको कहीं से एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो सी ऑप्शन सही होगा, नो चेंज विल हैपन
कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक आप इसे कोई बाहर से एनर्जी नहीं देते हो तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ओके। 56 वाला देखते हैं, किस वजह के लिए कुछ खाली जगह दो रेलवे पटरियों के जोड़ों के बीच छोड़ दी जाती है? मैंने आपको बताया था, ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग रेलवे लाइन को जोड़ते हैं तो दोनों रेलवे लाइन के बीच में कुछ जगह जो है वो छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा होता है? गर्मियों के टाइम में ये जो धातु है इसके ऊपर पड़ती है हीट, और हीट पड़ने से ये धातु होती है क्या? एक्सपेंड, यानी ये फैलने की कोशिश करती है। तो अगर ये फैली और अगर बीच में जगह नहीं रहा, मान लो ये धातु जो है फैली और अगर हम लोगों ने बीच में जगह नहीं छोड़ा तो होगा क्या? होगा ये कि दोनों आपस में लड़ करके मुड़ा जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे इधर उधर मुड़ जाएंगी और मुड़ने की वजह से जो ट्रेन के एक्सीडेंट का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से जब हम लोग दो पटरियों को जोड़ लगाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ देते हैं, थोड़ी सी जगह क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, जिस वजह से जो है हमारे रेलवे पटरियां जो है मुड़ती तोड़ती नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं तापीय संतुलन। भैया संतुलन काहे होगा? जब हम लोग ने उसको मतलब अपनी जगह से हटा दिया है तो संतुलन की बात ही नहीं है। हाँ, तापीय विस्तार से रोकने के लिए हम लोग इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको 3 तरह से बताया था, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बाई 1, बीटा बाई 2 और गामा बाई 3। ठीक है, मैंने तीनों आपको बताया था कि आपका क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार और आपका क्या था? तापीय प्रसार। ये तीनों चीज़ मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की थी। आप वीडियो जाइए, वीडियो में देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो सारी की सारी पड़ी हुई है। ठीक है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सर्दियों में कभी कभी पानी ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु पाइप फट जाते हैं, ऐसा होता है क्योंकि? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात को, कि मैंने आपको बताया था कि जब पानी जमता है तो ये फैल जाता है। मान लो ये पानी वाला पाइप है, ठीक है, ये पानी वाला क्या है? पाइप है, और इसमें जा रहा है पानी भरभरा कर। ठीक है, अब भरभरा कर पानी जब जा रहा है तो रात के टाइम में जब तापमान बहुत कम हुआ, तापमान कम होने की वजह से, तापमान क्या कम होने की वजह से ये बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया? पाइप से बिल्कुल टाइट हो गया। क्योंकि जब जल जमता है, जब जल क्या होता है? जमता है, तो ये फैल जाता है। जमने के साथ क्या होता है? ये फैलता है। अब जब ये जमा जल तो ये फैल गया, चूंकि ये है आपकी लोहे की चद्दर, ये क्या है? आपका लोहा। तो लोहा तो भाई एक्सपेंड कर नहीं पा रहा है, जिससे जल फैल गया, तो जल के साथ लोहा तो एक्सपेंड कर नहीं पाया। इस वजह से क्या होता है कि जो पाइप होती है ये जाती है फट। ठीक है, तो इसीलिए सर्दियों में पाइप जो है फट जाती है। ऑप्शन देखते हैं, पानी जब फैलता है तो यह जमता है। अरे उल्टा लिख गया है यहाँ पर, देखिए इसमें लिखा हुआ पानी एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीज। ठीक है, ये सही होगा कि पानी जब जमता है, पानी जब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जमता है तो यह फैलता है, तो ये क्या हो जाता है? आपका फैलता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जब पानी जमता है तो यह क्या हो जाता है? फैल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58 वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना। क्या रहा है? जब गर्म तरल की एक मोटी कांच के गिलास में, ठीक है, जब गर्म तरल एक मोटी कांच के गिलास में डाला जाता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि कांच। अब देखो, मान लो ये कोई कांच का गिलास है, ठीक है, एक कोई क्या है? ये कांच का गिलास है, ठीक, एक ये बना लिया मैंने और एक ये बना लिया। इसमें दो तरह से परत है, मान लो ये अंदर की परत है ये वाली, और ये वाली क्या है? बाहर की परत है। भाई आप सबको पता है कि कांच अगर है तो कुछ ना कुछ मोटा मोटा होता ही है। ठीक है, तो मान लिया मैंने ये है कांच की अंदर की परत और ये है कांच की बाहर की परत। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसमें कोई तरल डाला, मान लो कोई भी तरल हमने डाल दिया, कोई भी तरल हमने इसमें डाल दिया, तो ये इतना गर्म होता है कि इसकी जो अंदर की सतह होती है, अंदर की सतह को एनर्जी देने लगा। ये अंदर की सतह को क्या देने लगा? एनर्जी देने लगा। लेकिन अंदर की सतह ये जो एनर्जी इसको मिल रही है बाहर ये नहीं भेज पाई, है ना। अंदर की सतह को जो एनर्जी मिली ये बाहर भेज नहीं पाई, और बाहर भेज ना पाने की वजह से ये गर्म हुआ, फैलने की कोशिश की, और ये तो ठंडा, ये फैलेगा नहीं, तो अंदर फैलने की कोशिश कर रहा है, बाहर वैसा का वैसा ही है। इसलिए कांच का गिलास क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, कांच का गिलास क्या होता है? टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जो कांच है ना ये बहुत ही बुरा चालक है। कांच जो है ये ऊष्मा का बहुत ही बुरा चालक है। देखो इसमें लिखा है कांच एक बुरा चालक है जिससे केवल भीतरी सतह फैलती है और बाहर की नहीं फैलती है। इस वजह से जो है
आपका जो कांच का ग्लास होता है वो क्या हो जाता है भैया, पूरी तरह से टूट जाता है। आपका जो कांच का ग्लास होता है पूरी तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 59, मोस्ट इंपॉर्टेंट 59 है। क्या कह रहा है कि एक गर्म वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपने आसपास ऊष्मा खो देती है। ऊष्मा की हानि की दर किस पर निर्भर करती है? भैया अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ाया था। न्यूटन का क्या पढ़ाया था मैंने आपको? शीतलन नियम पढ़ाया था। न्यूटन का शीतलन नियम मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें मैंने बोला था कि अगर कोई वस्तु ठंडी हो रही है, ठीक है, तो वस्तु का तापमान और वातावरण के तापमान का जो संबंध होगा वो समानुपाती होगा। यानी वातावरण के ताप के अनुसार ही, वातावरण के ताप के अनुसार ही वस्तु क्या होगी, ठंडी या गर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखें, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आप इसमें से देख करके बताएं। पहला क्या, पहला सही हो सकता है, वस्तु के तापमान, ठीक है, निर्भर करती है, वस्तु के तापमान पर तो निर्भर करती ही करती है, लेकिन ठंडा होना जो है उसके ऊपर निर्भर नहीं करती। अगला है परिवेश के तापमान, ये भी आधा है। तीसरा है वस्तु और उसके आसपास के परिवेश के बीच तापमान के अंतर, ये आपका बिल्कुल से सही आंसर है। यानी सी वाला क्या है आपका बिल्कुल से सही आंसर। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कह रहा है कि शाम का सूर्य दोपहर के सूर्य की तरह गर्म नहीं होता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, अब देखो ध्यान देना, हम बात कर ले हमारी अर्थ की, तो हमारी अर्थ जो है ऐसे जियोर्ड है, पृथ्व्याकार है। मैंने तो इसको गोल गोल बना दिया, हालांकि ये ऐसी है नहीं, ये जियोर्ड है, पृथ्व्याकार है। ठीक है, और हम लोग पृथ्वी पर ऐसे घुसे हुए हैं। ठीक है, मतलब चारों तरफ से ऐसे जो है, ऐसे इसके अंदर हमारा पैर और खोपड़ी जो है हमारी ऊपर है। ठीक है, यहाँ बना दे रहे हैं, ये है हमारी आंखें, ये हमारी खोपड़ी। ठीक है, ऐसे हैं। अब जो हमारा सूर्य आता है, आपको पता है कि सूर्य जो होता है हमारा कैसे आता है? ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा सूर्य है वो कैसे आता है। ठीक, अगर हम यहाँ की बात कर लें, मैं इसको फिर से बना लें। ठीक, देखिए हमारा जो सूर्य है वो ऐसे आता है, मॉर्निंग के टाइम में यहाँ रहता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें मॉर्निंग सूर्य की, तो मॉर्निंग में सन यहाँ रहता है, आफ्टरनून में हमारे एकदम खोपड़ी के ऊपर रहता है। ठीक है, और अगर हम लोग शाम की बात कर लें तो सेकंड कहाँ गया ये, अगर हम लोग शाम की बात कर लें तो शाम को जो सूर्य है वो यहाँ रहता है, सन यहाँ रहता है। तो जो सन को चलना पड़ता है, इसमें देखो आप, ये इसको इतनी लेंथ चलनी पड़ी, यहाँ पर सन को इतनी ही लेंथ चलनी पड़ी, और यहाँ पर सन को जो है इतनी ज़्यादा लेंथ चलनी पड़ी। इट मीन्स जो लेंथ होती है चलने वाली, विकिरण को कम दूरी चलनी पड़ी। तो जब कम दूरी चलनी पड़ी, इट मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जहाँ ज़्यादा दूरी चलनी पड़ेगी, टेम्परेचर वहाँ क्या होगा, कम होगा। तो मॉर्निंग में और इवनिंग में चूंकि सन को क्या होता है, ज़्यादा दूरी कवर अप करना पड़ता है, इस वजह से उसका टेम्परेचर क्या होता है, वो कम करना, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। शाम को विकिरण धीरे धीरे यात्रा करता है, ये गलत बात है भाई, विकिरण की धीरे धीरे यात्रा करेगा। अगला है शाम को सूर्य का तापमान घटता है, ऐसा क्यों होगा भाई, सूर्य का तापमान तो घटता नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन शाम को अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। अरे ऐसा क्या, पानी थोड़ो ना है कि गर्मी में ज़्यादा पियेंगे, ठंडी में कम पियेंगे। अगला है शाम को विकिरण वातावरण में लंबी दूरी यात्रा तय करती है। बिल्कुल सही है डी ऑप्शन आपका, कि शाम को जो विकिरण होती है वो वातावरण में क्या होती है, लंबी दूरी तय करती है। इस वजह से जो है शाम के टाइम और सुबह के टाइम में क्या हो जाता है, तापमान में अंतर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। 61 कह रहा है किस पर गैस का घनत्व अधिक होता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, कि गैस का घनत्व किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, गैस का घनत्व किस बात पर निर्भर करता है, मैंने आपको चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, समझिए मेरी बात को, कि कम तापमान। भाई अगर आपने यहाँ पर तापमान कम लगाया, अगर यहाँ पर आपने क्या कर दिया, तापमान जो है वो कम लगाया, ठीक है, तो जब मान लो ये कोई आपका गैस है, ठीक है, इसमें अगर आपने टेम्परेचर कम लगाया तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एनर्जी मिलेगी नहीं, ये अपना बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम पाएंगे नहीं, एक जगह पर स्थिर रहेंगे। ठीक है,
और उसके बाद अगर आपने बहुत हाई प्रेशर लगा दिया, हाई प्रेशर इनको लगा करके चारों तरफ से दबा दिया, तो क्या हो जाएंगे, ये एक जगह पर जो है वो स्थिर हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कम तापमान और उच्च दबाव इसके लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ओके 62 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि 62 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। यानी जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता है, इसको ही हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं किससे, हाइग्रोमीटर से। ध्यान देना, हाई आया हुआ है तो इट मीन्स ये पानी से रिलेटेड कहीं ना कहीं जरूर होगा, ठीक है। और आर्द्रता मतलब क्या होता है कि वातावरण में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। जैसे आपने सुना होगा मैच आने से पहले कुछ देर पहले फोरकास्टिंग होती है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% है, बारिश होने के चांसेस कम है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है, बारिश होने के चांसेस अधिक हैं। क्योंकि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है, तो बारिश जो है वो होने लगती है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही ए हो जाएगा। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए आपका हाइग्रोमीटर जो है वो प्रयोग किया जाता है। ओके 63 देखते हैं। जिस तापमान पर तरल ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग कहते हैं हिमांक, ठीक है। यानी जम जाता है तरल जो है वो ठोस में, यानी पानी बर्फ बन जाए हिमांक बोलेंगे, बर्फ गल जाए गलनांक बोलेंगे, ठीक है। ऐसे आपका बॉइलिंग पॉइंट है, पानी जब उबलने लगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्वथनांक हो जाएगा। और कंडेंशन यानी संघनन बिंदु जब क्या हो जाएगा, आपका पानी, ठीक है, वाष्प बनकर जो उड़ गया था वो वापस जो है आ जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बिंदु। यानी आपका जो गैस है, गैस से फिर से तरल बन जाना, गैस से फिर से क्या बन जाना, तरल बन जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से 9वीं क्लास में इन सारी चीज़ों को बता करके रखा है। आप हीट टॉपिक का 9वां लेक्चर देखेंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके 64 पे देखते हैं, कह रहा है कि एक तरल के क्वथनांक में किसके साथ वृद्धि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन को मिक्स करके इसमें मैंने पूछ लिया है। कह रहा है दाब में वृद्धि के साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है, फिर है अशुद्धियों को मिलाने पर जो है क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो आपको इसका आंसर बताना है। 64 का क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान देना हमारी बात, हो जाएगा यहाँ पर बोथ, क्या हो जाएगा, बी एंड सी। क्यों, मैंने आपको बताया था, एक समुद्र देवता बना करके बताया था और पहाड़ जो है ये बना करके बताया था कि जहाँ मान लो एक जगह है मुंबई, है ना, ये मान लो जगह है मुंबई और ये जगह है मान लो शिमला। तो यहाँ पर जो है वो खाना जल्दी पक जाता है, यहाँ पर खाना देर से पकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा होता है, यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया वहाँ पर जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का मतलब क्या, अगर पानी पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, ठीक है, तो अब ये जो उबलेगा 120 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो भाई इसमें आप खाना बनाओगे 120 डिग्री वाले में, तो खाना आपका फटाक से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रेशर कम होने का मतलब क्या, जहाँ 100 डिग्री पे उबल रहा था वहाँ 80 डिग्री पे उबलने लगेगा, तो इसमें खाना आपका धीमे धीमे पकेगा, ठीक है। आप देखो जैसे आपने कहा अशुद्धियाँ मिलाना, जब आप चाय के लिए पानी रखते उबलने के लिए, ठीक है, तो उसमें आप अगर चीनी डाल दो, ठीक है, या चाय की पत्ती डाल दो, तो तुरंत खौलने लगता है। मतलब क्या, जहाँ 100 डिग्री पर उसे खौलना चाहिए वहाँ वो 60-70 डिग्री पर ही क्या होता है, खौलने लगता है। इस वजह से आपकी चाय अच्छी नहीं बन पाती है। तो पहले पानी को रखें, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से पहुँच जाए, खौलने लगे, फिर उसमें चीनी या चाय पत्ती आपके जो मर्जी आप वो उसमें डाल सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी दोनों क्या है आपके सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 65 पर। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को स्थिर तापमान पर बनाए रखा गया है।
यह किस स्रोत के रूप में काम कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर क्या है एकदम से इक्वल है, टेम्परेचर क्या है एकदम से इक्वल है, तो ये तापीय संतुलन है। क्या है भाई? बोल दिया ना कि तापमान बराबर है तो तापीय संतुलन हो गया, बात खत्म। तापीय चालन तो होगा नहीं, ठीक है। तापीय संवहन भी नहीं होगा, क्योंकि चालन, संवहन और विकिरण ये ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। देखो कितने अच्छे से आपको कंफ्यूज कर सकता है। चालन, संवहन और विकिरण ये क्या है? आपकी ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां है, जबकि ये क्या हो जाएगा? आपका तापीय संतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका तापीय संतुलन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला है पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा बताइए। पानी की जो है विशिष्ट ऊष्मा बताइए। तो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा है वो आपकी कितनी है? वो है आपकी 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी की क्या पड़ती है? हमको आवश्यकता पड़ती है। उसे क्या कहते हैं? कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, 67 पे चलते हैं। क्या रहा है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता की एसआई इकाई क्या है? अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि सर विशिष्ट ऊष्मा जो होती है आपकी, क्या होती है सर? जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है, क्या होती है आपकी? होती है सर जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। केजी इंटू क्या होती है आपकी? ये केल्विन होती है। केजी इंटू क्या होती है? केल्विन होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी ऊष्माधारिता है, तो इसमें सीधे हम मास यानी आपके द्रव्यमान, जिसे हम लोग किसमें मापते हैं? जिसे हम लोग मापते हैं आपके आकर के किलोग्राम में। जिसे मापते हैं किसमें? आकर के किलोग्राम में मापते हैं। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मास की जगह हम लोग किलोग्राम लिख देंगे। तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। यानी अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता की एसआई यूनिट, तो आप बताएंगे कि जूल अपॉन में केल्विन। जूल अपॉन में क्या होगा? केल्विन होगा विशिष्ट ऊष्माधारिता की यूनिट। अच्छा, अभी आपने ऊपर देखा कि सर आपने जल की जो विशिष्ट ऊष्मा बताई वो बताई 1 कैलोरी। आपने क्या बताया सर? कि 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान देना यहाँ पर ग्राम था, हम यहाँ पर किलोग्राम की बात कर रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जूल अपॉन केल्विन। जूल अपॉन केल्विन, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन करना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए अगर कोई टॉपिक पढ़ाते टाइम छूट गया हो तो क्वेश्चन से हम लोग उस टॉपिक को पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं, ठीक। आगे विशिष्ट गुप्त ऊष्मा की एसआई यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है? आपकी होती है जूल किलोग्राम। क्या होती है आपकी? जूल किलोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन था इसमें कि विशिष्ट गुप्त ऊष्मा की जो एसआई यूनिट है वो होती क्या है, ठीक। ओके, चलें आगे चलें हम लोग। 69 का है, बोल रहा है कि बर्फ के संलयन की विशिष्ट ऊष्मा का मान बताएं। बर्फ के संलयन की, अच्छा ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी क्या होता है कि हमको जो है इंग्लिश वर्ड्स भी देख के चलने होते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। यानी बर्फ को गलाने के लिए आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी? बर्फ को फ्यूज़ करने के लिए, गलाने के लिए आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी? 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी अगर 1 ग्राम बर्फ है तो उसको गलाने के लिए 80 कैलोरी, 1 ग्राम बर्फ है तो उसको गलाने के लिए 80 कैलोरी एनर्जी की क्या होगी? आपको ज़रूरत होगी। तो ध्यान देने वाली बात है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई पूछता कि अगर आपको पानी को खौलाना है तो आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बताते 540 कैलोरी। आपको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? 540 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको पानी को क्या करना है? खौलाना है तो, ठीक है। ओके, चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है? वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान बताएं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया है कि वाष्पीकरण करना है, यानी आपको पानी को जो है खौला करके उड़ा देना है, तो आपको 540 कैलोरी पर ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। यानी 1 ग्राम पानी को अगर आपको खौलाना है, गर्म करना है, तो आपको 540 कैलोरी, कितनी कैलोरी, 540 कैलोरी की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ओके। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 71 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल क्या रहा है, बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान जूल में है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान जूल में है। अब आपको 71 में क्या करना है कि जूल में इसका मान निकालना है। तो अभी आपको पता है कि सर 80 जूल कितना हो गया आपका, ये 80 जूल, 71 का कितना हो जाएगा, 80 जूल पर ग्राम। 80 जूल क्या हो जाएगा आपका, पर ग्राम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं 72 वाले क्वेश्चन पर, ये तो था 71। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 72 बोल रहा है आपका कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी अगर एक 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है। तो ध्यान देने वाली बात ये है, आप समझिएगा कि यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 80 कैलोरी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज़ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो था 80 जूल, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, असल में है क्या कि हम लोग 80 कैलोरी का यूज़ करते हैं और एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। एक कैलोरी में क्या होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो निकल करके आएगा, यानी आंसर निकल के आएगा 336, क्या आएगा, 336 जूल अपॉन ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चीज़ ध्यान देना, माफ़ कीजिएगा, एक कैलोरी में जो है वो 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। ये बात मैंने आपको बताई है, तो इसलिए आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ओके, 73 पे चलते हैं। बोल क्या रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपको 5 ग्राम बर्फ को पिघालना है, सर 1 ग्राम को पिघालने के लिए 80 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, 5 ग्राम को पिघालने के लिए आपको जो है 80 में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कितना जाएगा आपका 400, यानी 400 कैलोरी की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। अच्छा, ये अगर आपसे जूल पूछ लेता तो क्या करते, आप 400 में क्या करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर जो है वो जूल में निकल के चला आएगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। ओके, 74 वाला देखते हैं। बोल क्या रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.3 किलोग्राम बर्फ को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताएं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इसने केजी में दे दिया, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, केजी में दे दिया। 1 ग्राम को जब हम लोग पिघालते हैं, 1 ग्राम को हम लोग पिघालते हैं तो कितना होता है आपका, 80 कैलोरी होता है। कितना होता है आपका, 80 कैलोरी होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर लें 0.3 किलोग्राम, तो क्या हम इसको 300 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर 80 गुणे 300, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 1 2 3 0, यानी अगर 24,000 आ गया तो 24,000 आप कैलोरी लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो 24 किलो कैलोरी। क्या लिख सकते हो, 24 किलो कैलोरी, चूंकि 1000 है ना, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 24 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर 0.3 ग्राम बर्फ को जो है पिघालना है तो कितनी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, तो 24 किलो कैलोरी। फिर से समझ लीजिएगा कि 0.1 kg का मतलब कितना होगा, 100 ग्राम होगा। 0.2 kg का मतलब कितना होगा आपका, 200 ग्राम होगा। तो ऐसे 0.3 का मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 300 ग्राम। तो 300 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए जो है हमको 24 किलो कैलोरी एनर्जी पड़ेगी ज़रूर। ठीक है, आगे है 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ये तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया कि अगर आपका 1 ग्राम पानी है, अगर आपका क्या है 1 ग्राम पानी है, तो इसको अगर हमें क्या करना है, भाप बना करके उड़ाना है,
तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको सीधे सीधे इसमें आंसर दे देना है 75 में कि सर इसमें जो है हमको ज़रूरत पड़ रही है 540 कैलोरी की। कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ रही है सर? 540 कैलोरी की हमको ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन में से जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करेंगे। अब सारे के सारे लगभग जो भी बचे हुए हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स के पार्ट हैं, ग्रुप डी वाले खासकर इसको ध्यान देंगे। बाकी तो क्लासेस सबके लिए, ठीक है। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर